जय हिंद, जय भारत। नाउ फ्रेंड्स, अब हम कर रहे हैं कैश फ्लोज। जो केसेस है कैश फ्लो जो आपके एग्जाम में आते हैं वो अब यहाँ पे हम मैक्सिमम केसेस कवर करेंगे। बट दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि camaheshgod.com ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगा, इंपॉर्टेंट कैश फ्लोज डालूंगा अक्टूबर फर्स्ट वीक में। आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं एग्जाम में जाने से पहले वो सारे केसेस एक बार देख करके जरूर जाना। और हमारे जो मैक्सिमम केसेस है वो यहाँ पे हम 3D एनिमेशन टेक्नोलॉजी में ही कवर कर लेंगे आपके, बराबर है। तो 3D एनिमेशन टेक्नोलॉजी में आपको मिल जाएंगे मेरे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन या मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स वगैरह, वो आपको दो ही जगह पे मिलेंगे। या तो यंग प्रोफेशनल्स एकेडमी के पेज पे मिलेंगे आपको, या यंग प्रोफेशनल एकेडमी की साइट पे मिलेंगे, या फिर camaheshgod.com पे मिलेंगे। ये जो है यहीं से आपको डाउनलोड करने, बाकी कहीं पे भी मार्केट में सर्कुलेट हो सकता है कि वो फेक हो, बराबर ना। अब यहाँ पे आते हैं केस क्लोज के लिए। केसेस को हम यहाँ पर पहले यहाँ पे पीपीटी वाली टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। इसमें 7 to 8 केसेस हम कवर करेंगे। इसमें हम केस का नाम भी याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में केस का नाम लिखने का 1 मार्क मिलता है। इसका मतलब अगर 4 मार्क्स का कोई केस फ्लो का क्वेश्चन है तो 1 मार्क तो खाली केस के नाम का है, 2 मार्क्स उसके अंदर के प्रोविजन का और 1 मार्क आपके कंक्लूजन का होता है। ओके, इस हिसाब से मार्किंग दी जाती है। और तो केस फ्लो को हम विद नेम यहाँ पे याद करेंगे। तो नई टेक्नोलॉजी क्या है, मेमोरी टेक्निक कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। शुरुआत होती है पहले केस से। मेरा एक दोस्त है जो पैकिंग वगैरह का काम करता है, एकदम फिट काम करता है, एकदम राइट काम करता है, एकदम फिट काम करता है, एकदम राइट काम करता है। और एक दिन मैं उसे जाकर के बोला, भाई तू पैकिंग तो बहुत बढ़िया करता, तू अपना बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर लेता। उसने बोला, यार मैं शुरू कर रहा हूं पैकिंग का। जैसे होता है मूवर्स एंड पैकर्स जो पैक करके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं। मैंने कहा तो बिजनेस शुरू कर ले। बोला, अरे दोस्त वही बिजनेस शुरू करने वाला हूं। मैंने कहा बिजनेस का नाम क्या रखेगा। बोले, फिट काम करता हूं मैं, राइट काम करता हूं, इसलिए मेरे बिजनेस का नाम है फिट राइट। मैंने कहा क्या बात है। अब मेरे दोस्त ने क्या किया, जो पैकिंग करते ना जो लोग, तो कई लोग वे अपने खुद के ब्रांड की पैकिंग मटेरियल बनवा लेते हैं, खुद के ब्रांड के। मेरे दोस्त ने भी अपने ब्रांड का पैकिंग मटेरियल बना लिया। कैसे, जरा देखना यहां पर। ये जैसे सामान वगैरह है, इनको पैक करके कहीं पे भेजना करना होता है, उसके लिए उसने पैकिंग मटेरियल दिया किसी कंपनी को या बनाने को। पैकिंग मटेरियल पे उसने ब्रांडिंग खुद की लगाई है। देखो ये उसने खुद के ब्रांड लगाए हैं, ये सब उसके ब्रांड, ताकि इनके अंदर पैक किया जाए इस मटेरियल को, बराबर इस पैकिंग मटेरियल में। अब डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया कि ये जो आप ब्रांडिंग कर रहे हो ना, इसको मैन्युफैक्चरिंग माना जाएगा। क्या माना जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग माना जाएगा। प्रिंटिंग ऑफ लोगो एंड नेम ऑफ प्रोडक्ट इन कलरफुल फॉर्म। ओके, तो अब इधर देखना, मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग में बताया था कि इनपुट अंडरगोइंग द प्रोसेस एंड कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, एंड फिनिश गुड्स हैव डिफरेंट आइडेंटिटी और यूटिलिटी, तो माना जाएगा। बट आइडेंटिटी यूटिलिटी यहां पे चेंज नहीं हो रही है। बट डिपार्टमेंट का क्या कहना है कि यहां पे यूटिलिटी एक तरह से चेंज हो जाएगी। ये जब कंपनी का लोगो लग जाएगा ना, इस कंपनी के अलावा इस पैकिंग मटेरियल को कोई यूज ही नहीं कर सकता, खाली ये कंपनी ही यूज कर सकती है, बराबर है। तो हम इसको मैन्युफैक्चरिंग में मानेंगे। उसको मैन्युफैक्चरिंग में मान लिया गया, इन शॉर्ट डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग हो गया एक तरह से। तो आज के बाद अगर कोई भी पैकिंग मटेरियल पे कोई भी कंपनी अपना खुद का ब्रांड या लोगो लगवाती है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी माना जाएगा। ये डिसीजन आता फिट राइट पैकर्स के केस में। ओके, तो वो इस तरह का वो पैकिंग मटेरियल बना लेते हैं। इन सब पे आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो प्रोसेस है ब्रांडिंग लगाने का, इस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग माना जाएगा। तो दोस्तों याद रखना, मेरे दोस्त का काम क्या था, फिट था, राइट था। केस का नाम क्या, फिट राइट पैकर्स। ओके, नाउ दोस्तों सबसे ज्यादा ट्रक ड्राइवर कौन से स्टेट के होते हैं, या तो पंजाब के या हरियाणा के। तो हरियाणा के एक ट्रक ड्राइवर की कहानी हमारी जुबानी। सर क्या है, एक्चुअली एक हमारे मिलने वाले मित्र थे, बराबर है, और हरियाणा में उनका ग्लास का अच्छा खासा बिजनेस था। उन्होंने क्या किया, अपने बायर को माल भिजवाने के लिए ट्रक किराए पे लिया, हायर किया, और ट्रांसपोर्ट वाले ने उनसे सर्विस टैक्स लिया। उन्होंने उस सर्विस टैक्स का क्रेडिट लिया। क्या लिया? सर्विस टैक्स का क्रेडिट लिया। और डिपार्टमेंट ने बोला जो आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन है, आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन
उसका क्रेडिट नहीं मिल सकता क्योंकि वो इनपुट सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आता है। बट यहां पर मिल गया, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था एफओआर बेसिस पे भी एक सेल होती है। किस पर? एफओआर, फ्रेट ऑन रिसिट। एक्साइज में पढ़ते वक्त एफओआर बेसिस पे एक सेल होती है, उसमें प्लेस ऑफ रिमूवल बायर का प्रीमाइसिस माना जाता है। प्लेस ऑफ रिमूवल किसको मानते हैं? बायर के प्रीमाइसिस को मानते हैं। जैसे ये बायर का प्रीमाइसिस है और ये फैक्ट्री है, तो प्लेस ऑफ रिमूवल बायर का प्रीमाइसिस माना जाता है, और प्लेस ऑफ रिमूवल के बाद का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनपुट सर्विस नहीं माना जाता है। तो यहां से यहां तक का जो आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उस आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन को इनपुट सर्विस माना जाएगा, उस पर जो सर्विस टैक्स पे किया उसका क्रेडिट मिलेगा। और हरियाणा का जट था, जो ट्रांसपोर्टर था, हरियाणा का जट था और केस जीत भी गया, केस आराम से जीत भी गया। और याद रखना दोस्तों, सरदार था, सरदार। क्या बात करते हो सर? देखो मैं बता देता हूं, ये केस हरियाणा शीट ग्लास लिमिटेड, और हरियाणा के लोग, ये केस याद कैसे रहेगा? हरियाणा के लोग ट्रक ड्राइवर होते तो ट्रांसपोर्टेशन का केस ही है। हरियाणा शीट ग्लास, आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन, देखो ट्रक। ओके, अब यहां पे सबसे बड़ी चीज क्या है? आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन को इनपुट सर्विस माना गया। ये देखो सरदार जी खुश हो रहे, दिख रहे हैं खुश होते हुए। सैनवेट क्रेडिट अलाउड, तो यहां पे सैनवेट क्रेडिट मिलेगा। सर ये एग्जाम में आएगा तो हमको कैसे याद रखना? अब जैसे एग्जाम में आएगा तो आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन वर्ड आएगा कि आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन का क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आपको लिखना है कि मिलेगा। केस का नाम, तो अब ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रक, और ट्रक कहां के लोग चलाते हैं? हरियाणा के। और केस का नाम क्या है आपके? हरियाणा शीट ग्लास लिमिटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट केस है हमारा बंसल क्लासेस का। दोस्तों ये बंसल क्लासेस के केस को हम डॉक्यूमेंट्री टेक्नोलॉजी से याद करेंगे। सर डॉक्यूमेंट्री टेक्नोलॉजी जस्ट लाइक जैसे एक डॉक्यूमेंट्री मूवी होती है ना, उस टाइप की टेक्नोलॉजी से। तो अब आप देखिए बंसल क्लासेस का केस। अरे हाँ, और कर भी क्या सकते हैं? आप सिर्फ गोरे को काला करो और काले को गोरा करो। अरे भाई मुझे माफ करो। अरे जो भी टैक्स आता है भर दो ना। आप है ना अपना भी हिसाब कर देना। अरे मुझे आपका टेंशन चाहिए ही नहीं। बंसी बजा के गणी खम्मा बंसल सा खम्मा गणी बंसी बजा के। क्या हुआ? इतने टेंशन में क्यों? अरे वाह हार्दिक, सारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो गया। अच्छी बात है। हाँ सर, इसी बात पे पार्टी तो बनती है ना। हैं? पार्टी तो बनती है ना सर, सारे स्टूडेंट्स एनकरेज हो जाएंगे सर। एनकरेज हो जाएंगे बंसी बजा के। अरे पार्टी में कितना खर्चा होता है तुम्हें पता है? बंसी बजा के। डोंट वरी सर, आपका पीए हूँ, मैंने सारे कोटेशंस मंगवा के रखे। ये देखिए, हॉल का भाड़ा, म्यूजिक सिस्टम, डीजे, फोटोग्राफी, सब के कोटेशंस रेडी है। अरे भाई नीचे सर्विस टैक्स भी है बंसी बजा के। डोंट वरी सर, आपका पीए हूँ, मैंने सीए साहब से ऑलरेडी बात करके रख ली है। उन्होंने कहा है कि जो सर्विस टैक्स है ना, इसका क्रेडिट हम ले लेंगे। भाई तुमने सीए साहब से पहले ही बात कर ली है ना बंसी बजा के? हाँ सर। तो फिर करते हैं पार्टी बंसी बजा के। हैं?
बीच में इतना टेंशन क्यों? पार्टी तो कर ली बंसी बजा के, लेकिन टेंशन उसके बाद आया। ये क्या? सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आई है। सीए को बुलाओ बंसी बजा के। डोंट वरी सर, आप ही का पीए हूं। मैंने सीए साहब को ऑलरेडी बुला लिया है, बाहर ही बैठे। आपको तो बुला लूं? अरे नहीं नहीं नहीं, आप पहले पंडित को बुलाओ, फिर हम हवन करेंगे, पूजा करेंगे, हैं, घंटा बजाएंगे, सही मुहूर्त निकालेंगे, उसके बाद सीए को बुलाएंगे। अरे जाओ सीए को बुलाओ। नॉनसेंस। ये क्या है सीए साहब? सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट से हमें नोटिस आई है। क्या करेंगे हम बंसी बजा के? डोंट वरी, रिलैक्स। हमारा यही तो काम है, काले को गोरा करना और गोरे को काला करना। सीए की इतनी सारी अटेम्प्ट देकर हम यही तो सीखे। और वैसे भी सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट का यही काम है, नोटिस पे नोटिस भेजना। डोंट वरी, वी विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस। अब क्या करेंगे सीए साहब बंसी बजा के? आप टेंशन क्यों ले रहे हो? काले को गोरा करना और गोरे को काला करना, यही तो हमने सीखा है। आप टेंशन मत लो, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, इस अन्याय के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। देखो सीए साहब, जो भी करना है जल्दी कीजिए, बंसी बजा के। हो, हाई कोर्ट तक लड़े आप? फिर क्या हुआ? फिर Bansal classes. Holder of service tax registration provides commercial training and coaching services to the students. In the scrutiny of records, it was revealed that it had wrongly availed Senvit credit for certain ineligible input services such as catering, photography, tent, that is mandap keeper, etc. The revenue was of the view that Senvit credit was not admissible to the appellant as it did not cover under the definition of input services as provided in Rule 2.1 of Senvit Credit Rules, because these services are not used in or in relation to providing output services. Therefore, High Court of Rajasthan orders Bansal classes to pay the defaulted amount with interest and penalty. और कोर्ट बंसल क्लासेस को ये भी सुझाव देती है कि अगली बार कोई अच्छा सीए जो प्रोफेसर सीए महेश गौर का स्टूडेंट हो उनसे कंसल्टेंसी ले, क्योंकि ऊपर गॉड इज ग्रेट और नीचे गौर इज ग्रेट। बंसी बजा के नहीं, बैंड बजा के। आज की ताजा खबर, राणे पकड़े गए हैं। कहां पर? गार्डनिंग का काम करते हुए। सर कौन से राणे? अजिंक्य राणे। सर अजिंक्य राणे? हाँ। अब देखो क्या है, जब क्रिकेट अच्छा नहीं खेलोगे तो कोई काम रहेगा नहीं, तो गार्डनिंग का काम ही करना पड़ेगा। फैक्ट्रियों के अंदर झाड़ू पोछा भी लगाना पड़ेगा, क्लीनिंग का काम भी करना पड़ेगा, तो वही सब करना पड़ रहा है। और आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं बता सकता हूं, बाकायदा उसने अपना मुंह भी ढक रखा है टोपी से। नहीं यकीन आ रहा? देखो अजिंक्य राणे। और ये क्या कर रहे हैं जरा वो भी देख लेते हैं। हाउसकीपिंग का काम करते हैं। और क्या काम करते हैं ये देखो, ये जो है इधर मुंह करके, ये टोपी पहन करके खड़े, शक्ल दिखाई नहीं दे रही है। आपको यकीन नहीं होता तो एक और देख लो, यहाँ पे भी देखो टोपी पहन करके नीचे मुंडी किए हुए खड़े हैं ताकि आपको शक्ल साफ नजर ना आए। तो अजिंक्य राणे, सर ये अजिंक्य राणे का क्या केस है? अजिंक्य राणे का केस ये है कि
ये लैंडस्केपिंग की सर्विसेज देते हैं, गार्डनिंग की सर्विसेज देते हैं, तो गार्डनिंग की सर्विसेज को इनपुट सर्विस माना जाएगा क्या? मेरी फैक्ट्री के अंदर ये आकर के गार्डनिंग की सर्विस देते हैं, मान लेते हैं मेरी फैक्ट्री में आकर के ये गार्डनिंग की सर्विस देते हैं, लैंडस्केपिंग की सर्विस देते हैं, हाउसकीपिंग की सर्विस देते हैं, तो क्या इसको इनपुट सर्विस माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि इनपुट सर्विस के डेफिनेशन में रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री आता है, तो ये सब रिपेयर मेंटेनेंस का ही पार्ट है, तो इनपुट सर्विस की डेफिनेशन में कवर होगा और उस केस में इसको इनपुट सर्विस माना जाएगा। और ये लोग मुझसे जो सर्विस टैक्स लेंगे मैं उसका क्रेडिट भी लूंगा। सर ये अजिंक्य राणे हकीकत में ऐसा करते हैं? नहीं, इस कहानी के पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, उनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर कहीं पे भी इसकी समानता पाई जाती है तो मात्र ये एक संयोग होगा। तो सर आपने ये नाम क्यों यूज किया? क्योंकि मुझे ये केस का नाम याद करवाना है। सर केस का नाम क्या है? राणे। तो राणे TRW स्टीयरिंग सिस्टम। सर ये स्टीयरिंग कैसे याद करेंगे? देखो ट्रैक्टर का स्टीयरिंग घुमा रहा बेचारा, बराबर है, तो राणे TRW स्टीयरिंग सिस्टम। अब जैसे लैंडस्केपिंग या हाउसकीपिंग का केस आएगा, आपके दिमाग में राणे की फोटो क्लिक होगी, और राणे की फोटो क्लिक होगी तो केस का नाम ये राणे TRW स्टीयरिंग सिस्टम। जय हिंद, जय भारत। होंडा नाम तो सुना ही होगा। होंडा कंपनी की जो सील होती है ना, वो भी बहुत पावरफुल होती है। होंडा कंपनी की जो सील होती है वो भी बड़ी पावरफुल होती है, इसलिए होंडा कंपनी में एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही है। जैसे मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं होंडा कंपनी का। होंडा कंपनी को एक एग्जम्पशन मिलती है, मतलब वो जो फिनिश गुड्स बनाएगी उस पर ड्यूटी पे नहीं करनी, वो एग्जम्प्ट है। बट उसके लिए एक शर्त लगा दी थी गवर्नमेंट ने। क्या कंडीशन लगाई थी? कि आप सैनवेट क्रेडिट नहीं लोगे तो हम ये एग्जम्पशन देंगे। होंडा कंपनी की दादागिरी देखो, सैनवेट क्रेडिट लिया, अवेल किया, यूटिलाइज किया और साथ में एग्जम्पशन भी लिया, तो कौन सहन करेगा? कोई करेगा नहीं। डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया। तो सर फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? डिपार्टमेंट किसी का सगा नहीं होता, चमड़ी उधेड़ने पाता, अच्छे अच्छों की उधेड़ता। भली होंडा कंपनी की सील कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन यहां पर तो उनको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, पेनल्टी भी लगेगी, क्योंकि उनको एग्जम्पशन नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने एग्जम्पशन की कंडीशन पूरी नहीं की। यकीन नहीं आता है तो देखो होंडा कंपनी की सील कितनी पावरफुल है और कैसे ये केस चला और उनको क्रेडिट लेने की वजह से एग्जम्पशन नहीं मिला। और देखते हैं, यहीं पर आप समझना और सुनना ध्यान से देखो। होंडा सील पावर प्रोडक्ट लिमिटेड, ओ माय गॉड, मैंने कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की। कौन सी? सैनवेट क्रेडिट नहीं लेने की। मुझे एग्जम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये कौन है? ये होंडा सील पावर। ये देखो पावर कितना पावरफुल है सील होंडा की, होंडा सील पावर। अब इधर देखना, ये डिपार्टमेंट में केस लड़ने गए भाई साहब कि नहीं मुझे एग्जम्पशन मिलनी चाहिए, भले ही मैंने सैनवेट क्रेडिट ले लिया तो क्या हुआ, कंडीशन पूरी नहीं की तो क्या हुआ, मुझे एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। अब इनका क्या डिसीजन आता है? मुम्मा मतलब मम्मा, एग्जम्पशन नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम से सैनवेट क्रेडिट यूज नहीं करूंगा, अदरवाइज एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अब दोस्तों ये केस आपके एग्जाम में आएगा और आपको इसका नाम कैसे याद रहेगा? तो याद रखना, सैनवेट क्रेडिट की कंडीशन किसने पूरी नहीं की थी? होंडा ने। पर होंडा की तो सील ही बड़ी पावरफुल है, तो होंडा सील पावर। ओके, समझ में आया? विजय माल्या, विज्जू जो है ना, विज्जू, अब उसने जो भी किया है काम वगैरह, जो भी उसका किंगफिशर उड़ना बंद हो गया, जो कुछ भी हुआ है वो एक अलग मैटर है। बट एक बात बता दूं मैं, विज्जू को नोटिस भेजा था डिपार्टमेंट ने, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने, और वो भी नोटिस नहीं भेजा था, एक लेटर भेजा था सिर्फ। विज्जू अड़ गया, बोले जो लेटर आपने भेजा है इसको आप नोटिस कैसे मान सकते हो? मैं यही मानूंगा कि मुझे नोटिस नहीं मिला, क्योंकि लेटर नोटिस की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता है। अब डिपार्टमेंट का क्या कहना, जो हमने लेटर भेजा वो नोटिस की जैसे ट्रीट किया जाएगा। उसने बोला भाई लेटर के अंदर सर्विस टैक्स का अमाउंट ही नहीं लिखा हुआ, ना ये टाइम पीरियड लिखा हुआ कि कब तक मुझे पे करना, कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, तो उस लेटर को नोटिस कैसे माना जा सकता है? और एक बात बोलूं मैं, विज्जू केस जीत भी गया,
हाँ, तो कोई भी लेटर अगर जिसमें सर्विस टैक्स का अमाउंट या अमाउंट फिक्स नहीं है या अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, वो नोटिस नहीं माना जा सकता है। तो क्या बात करते हो, देख लो तुम खुद। विजया कंसल्टेंट्स इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंट्स, कंपनी का नाम विज्जू। कुछ कहना चाहता है, क्या कहना चाहते हो मिस्टर विजय? ओए खामोश, the letter did not satisfy the requirements of the notice as there was no allegations that a specified amount was required to be paid as service tax and even no period was mentioned therein। तो दोस्तों, जब ये आपके एग्जाम में आएगा ये केस कि क्या एक लेटर नोटिस की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएगा, तो नहीं कर सकता है। तो सर याद कैसे रहेगा? विजय माल्या के नाम से, और केस का नाम है विजया कंसल्टेंट इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट। ओके ना, ध्यान से समझना दोस्तों, एक सिचुएशन दे रहा हूं मैं आपको। ये एक मेरे मित्र है जो दिल्ली के हैं, फ्रेंड मेरे। ये एक और पर्सन है, वो भी दिल्ली के हैं, ये मिस्टर एक्स, ये मिस्टर वाई। मेरे दोस्त की लायबिलिटी थी टैक्स पे करने की, लायबिलिटी टू पे टैक्स। डिपार्टमेंट को टैक्स कौन पे करेगा? मेरे दोस्त। बट मेरे दोस्त ने डिपार्टमेंट को बोला कि दिल्ली का ट्रांसपोर्ट इतना खतरनाक है कि मैं ट्रांसपोर्ट में जो है ट्रैफिक में अटक जाता हूं। तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट के ट्रैफिक में इस कदर अटक जाता हूं मैं, और दिल्ली के ट्रैफिक में इस कदर अटक जाता हूं कि मैं टाइम पर टैक्स आपको पे नहीं कर पाऊंगा। ये भाई साहब आपके डिपार्टमेंट के पास में ही रहते हैं, तो ये जो भाई साहब है ये आपको टैक्स पे करेंगे। तो इनमें से मान लेते हैं ये सर्विस प्रोवाइडर, ये सर्विस रिसिपिएंट है, तो सर्विस प्रोवाइडर की लायबिलिटी होती तो उन्होंने रिसिपिएंट पे डाल दिया। या मान लेते हैं ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस रिसिपिएंट और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस है, तो ये पे करेंगे, तब भी इन्होंने लायबिलिटी इस पे डाल दी कि ये वाले भाई साहब आपको टैक्स पे कर देंगे। ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट खुश हो गया, बोले चलेगा कोई टेंशन नहीं, हमको तो पैसा से मतलब है। इन भाई साहब ने इनको पैसा नहीं दिया। अब ये रिकवरी किससे करेंगे, इससे या इससे? तो ऑब्वियसली मेरे दोस्त से ही करेंगे कि भाई तूने बोला कि वो पैसा दे देगा, उसने नहीं दिया है तो तू पे कर। तब ये मेरे भाई साहब क्या बोलते हैं, रुको, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, आप मुझसे रिकवरी नहीं कर सकते, मुझे टाइम पीरियड दीजिए आपको पैसा देने का, मैं उससे लेकर के फिर आपको देता हूं, जब तक वो मुझे नहीं देगा तब तक मैं आपको नहीं दूंगा। क्या ऐसा बोल सकता है मेरा दोस्त? नहीं बोल सकता। ठीक है, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट की वजह से इन्होंने मेरे दोस्त को बेनिफिट दिया, उसका ये नाजायज फायदा नहीं उठा सकता है। तो याद रखना ये केस क्या है। ये केस ये है, ध्यान से सुनना, कि कोई भी आदमी जिसकी लायबिलिटी होती है सर्विस टैक्स पे करने की, वो अगर अपोजिट पार्टी पे लायबिलिटी डाल देता है कि वो पे कर देगा, तो डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर अपोजिट पार्टी पे नहीं करती है तो डिपार्टमेंट रिकवरी इसी पार्टी से करेगी जिसकी लायबिलिटी थी। ये नहीं बोल सकता कि जब तक अपोजिट पार्टी मुझे नहीं दे देती मैं तब तक आपको पैसा नहीं दूंगा, ना नहीं बोल सकते हैं। सर ये केस का नाम क्या है, ये क्यों पे नहीं कर रहा था डायरेक्ट उनको, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट की वजह से, और केस का नाम ये दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन। अब ध्यान से समझना इस केस को, यहां पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, केस का नाम है ये हमारे मित्र जो डिपार्टमेंट को क्या बोल रहे हैं, बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट कैन आई आस्क द डिपार्टमेंट टू रिकवर द टैक्स ड्यूज फ्रॉम ए थर्ड पार्टी और वेट टिल रिकवर द सेम। कि भाई आप उससे ले लो थर्ड पार्टी से, नहीं तो जब तक मैं रिकवर नहीं कर रहा हूं तब तक वेट करो, बोल सकता है। अब मेरे दोस्त को मैंने समझाया, मेरा कहना तो मानता नहीं, तो मैंने एक बहुत ही महान हस्ती को बुलाया कि मेरे दोस्त को समझाए कि भाई ऐसा नहीं कर सकता है। ये महान हस्ती आई, क्या समझाते हैं, ना मन्ना ना यन्ना रास्कला माइंडेड। समझ में, ऐसा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों मैं अभी अभी पहुंचा हूं मैंगलोर रिफाइनरी में, क्योंकि यहां पे एक इश्यू रेज हो गया है। सर क्या रेज हुआ, ध्यान से सुना, कस्टम्स एक्ट का इश्यू है। गुड्स इंपोर्ट किया गया था
मान लेते हैं 1 लाख लीटर, कितना 1 लाख लीटर। तो इनवॉइस में 1 लाख लीटर लिखा हुआ था, इनवॉइस में कितना लिखा था 1 लाख लीटर लिखा हुआ था। ओके, लेकिन जब पहुंचा शिप पोर्ट पर और अनलोड किया गया ये केमिकल, कुछ केमिकल वगैरह थे, तो ये अनलोड किया गया प्रोडक्ट, तो नॉर्मल लॉस होता ही है, नेचुरल लॉस होता है। ये सिर्फ और सिर्फ 99,000 लीटर था मान लेते हैं। क्वेश्चन है ड्यूटी किस पे लगेगी, 1 लाख लीटर पे या 99,000 लीटर पे। तो देखो वोलेटाइल नेचर का प्रोडक्ट होता है और उसमें अगर लॉस होता है तो याद रखना ड्यूटी किस पे लगती है, जो पोर्ट तक पहुंचा। देखो जो इंपोर्टर उसको जितना माल मिलेगा ना वो उसी पे ड्यूटी पे करेगा। भले इनवॉइस में 1000 लीटर लिखा हो बट उसको मिला कितना 99,000 लीटर, तो ड्यूटी 99,000 लीटर पे ही पे की जाएगी, बराबर है। तो अब इसका एक केस था, तो बाकायदा सीआईडी की पूरी टीम आई है। सीआईडी कौन आपके आता ना सोनी पे, उसकी पूरी टीम आई है ये पता करने के लिए कि ड्यूटी किस पे लगनी चाहिए, कहां पर, मैंगलोर रिफाइनरी में। जरा देखते हैं सीआईडी की टीम क्या करती है और क्या कहती है। ओ एसीपी प्रद्युमन कुछ कहना चाहते हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया, बिल ऑफ लैंडिंग में जितनी क्वांटिटी शो है उससे कम पोर्ट पर पहुंची है। अब ये बात दया से कर रहे हैं बट गुस्सा अभिजीत को आ रहा है। अभिजीत क्या कहना चाहता है, अबे दिमाग का दही मत कर, मैं तो ये सोच करके परेशान हूं कि इंपोर्ट ड्यूटी बिल ऑफ लेडिंग वाली क्वांटिटी पे लगेगी या फिर पोर्ट पर पहुंची उस क्वांटिटी पे लगेगी। अब ये तो कंफ्यूज है। केस चला गया मोदी जी के पास, हमारे मोदी जी किसी से बात कर रहे हैं शायद। महेश कहां हो तुम, मैं मैंगलोर रिफाइनरी में हूं। अरे ये किनको सीआईडी में भर्ती कर लिया आपने, इनको इतना भी नहीं पता कि ड्यूटी उस क्वांटिटी पे चार्ज होगी जो पोर्ट पर अनलोड होती है। तो दोस्तों याद रखना, एक केस जब आएगा तो उस वक्त मैं कहां पे था, मैंगलोर रिफाइनरी में, और केस का नाम भी है मैंगलोर रिफाइनरी। ध्यान से सुनो, यहां पर जितने भी ये जो केसेस मैंने आपको आरटीपी के करवाए हैं उसमें एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, ये जितने भी कैरेक्टर हमने यूज किए हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको मेमोराइज हो जाए उसके लिए यूज किया गया है। कमर्शियल एक्टिविटी फ्लो करना हमारा कोई मोटिव नहीं है। ओके, तो मैं और इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध भी नहीं है। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।